मैं प्रकाश प्रजापति वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं और संस्कृत के क्रम में हम लोग आज प्रारंभ करेंगे वर्णमाला और वर्णमाला को समझेंगे। वर्णमाला एक बेहतरीन चैप्टर है जो एक तरीके से संस्कृत के जो व्याकरण है उसको समझने में तो मदद करता ही करता है, साथ में संधि समास में भी ये प्रयोग होते हैं। कहेंगे सर ये कैसे प्रयोग होते हैं? तो आखिरकार हम संधि में क्या करते हैं? वर्णों का ही तो संयोग करते हैं, वर्णों में ही तो चेंजिंग आती है। तो हमको ये जान लेना परम आवश्यक है कि वर्णमाला जो है किसी भी भाषा की जो उसकी वर्णमाला है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तभी हम समझ पाएंगे उसमें क्या क्या चेंजेस और किस तरीके से हो रहे हैं, उसके व्याकरण क्या है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे वर्णमाला पर। अब हम इसको वर्णमाला बोलें या वर्ण विचार बोलें, कोई बहुत बड़ी अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे वर्णमाला। किसी भी भाषा में उसके अपने वर्ण होते हैं, उस भाषा के अपने उसमें ध्वनियाँ होती हैं, उसके बोलने की तरकीब होती है, उसमें अलग उसका अपना व्याकरण होता है। इसी तरीके से हम लोग संस्कृत में पढ़ रहे हैं वर्ण विचार या वर्णमाला। तो वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं? अब यहाँ से हम लोग देखिए बेसिक स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो ये वर्ण क्या होता है? अगर आप लोग लिख रहे हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, अदरवाइज नोट्स वगैरह मिल सकता है इसकी, जो लिख रहे हैं वो तो हम शेयर कर ही देते हैं आप लोग साथ में। तो ध्यान से देखिएगा, वर्ण क्या होता है? जिसका क्षरण न हो। हाँ? ना क्षरति इति अक्षर, अक्षर ही वास्तव में वर्ण होते हैं। जिसका क्षरण न हो वही वर्ण है। जैसे मान लीजिए अ, ई, उ, हाँ, ए, ओ, ये सब वर्ण है। क, ख, ग, घ, ये सब वर्ण है। ये सब क्या है? सब वर्ण है। ये इनका क्षरण नहीं होता है। तो न क्षरत इति अक्षर है। संस्कृत में आप लोग पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की लाइनें जो हम लिख रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से करते चलें, क्योंकि ये इसी से क्वेश्चन बन करके आ जाता है, कई बार आ जाता है। जैसे लिख देंगे कि न क्षरत इति डॉट 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 अक्षर, फिर नीचे लिख देंगे समासः, नीचे लिख देंगे उपसर्ग, नीचे लिख देंगे प्रत्यय। इस तरीके से लिख देंगे तो आप उसको, ये जो लाइन संस्कृत की होती है एक तरीके से कोट्स जैसा होता है, उसी तरीके से अगर आप लोग इसको करते चलेंगे, बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिखवाता हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ मैं लिखवाऊंगा करवाऊंगा, ज़्यादातर समझने समझाने पर मेरी ध्यान रहेगी और आप लोग इसी तरीके से समझ जाएंगे, अपने आप से सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो वर्ण क्या है? तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको लिखेंगे, उसको छोड़िएगा नहीं। ठीक, न क्षरत इति अक्षर, न क्षरति, क्षरण होता है। ठीक, न क्षरति, न क्षरति इति, न क्षरति इति अक्षर। जिसका क्षरण न हो वही क्या होता है? वही क्या है? अक्षर है। ध्यान देना, न क्षरति इति अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता है वही अक्षर है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक, तो हम इसके लिए इसकी एक नीचे एक लाइन लिख देते हैं, ताकि हो सकता है कुछ लोग भूल जाएं, तो उसके लिए आप लोग लिख लीजिएगा, जिनका क्षरण या विनाश न हो। ठीक, श्री हरि, ये क्या हो रहा है? जिनका क्षरण या विनाश न हो, जिनका क्षरण, क्षरण मतलब वो विनाश कर सकते हैं, जिनका क्षरण या विनाश न हो, सॉरी न हो लिखे तो न हो लिखे हैं, न हो। संधि पढ़ाते पढ़ाते ये होता है ना कि ह अलग हो अलग करो, तो तरीके से अलग अलग हो जाता है। तो जिनका क्षरण या विनाश न हो, ठीक, वे क्या होते हैं? वे अक्षर होते हैं। वे अक्षर होते हैं। बस इतनी सी लाइन है। इसमें अगर आप लोग उदाहरण के रूप में लिखना चाहें तो कुछ स्वरों को डाल लें, कुछ व्यंजनों को डाल लें। ठीक है, कुछ स्वरों को डाल लीजिए, कुछ व्यंजनों को डाल लीजिए, अगर आपको करना है तो। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो कुछ स्वरों को लिख लीजिए, अ, ई, उ, री, ठीक है, री, ए, ओ, इस तरीके से। कुछ व्यंजनों को भी डाल लीजिए, क, ख, हाँ, क, ख, ग, इस तरीके से अलग अलग। ठीक है, क, ख, ग। अब सब में यहाँ तो कमल का सबको अलग वैसे भी है, ये सब इसी तरीके के। ठीक है, ये जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी स्वर हैं,
ये सब के सब क्या है, एक टाइप के वर्ण ही तो हैं। ये वर्ण है, क्या है, वर्ण है। जिनका आचरण या विनाश न हो वे अक्षर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, या क, ख, ग, इस तरीके से जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, इनका चरण नहीं होता है, अतः इनको हम वर्ण कह सकते हैं। यही क्या है, यही क्या है, वर्ण कहलाते हैं। और हम सीधे सीधे अगर एक लाइन में कहें तो इन्हीं को हम अक्षर, वर्ण कहें या अक्षर कहें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं, इन्हीं को अक्षर। अगर हम कुछ और बोलें, कुछ इसकी इसके संबंधित कुछ और परिभाषा अगर हम लिखना चाहें, कुछ अन्य परिभाषा या इसके सपोर्ट में कुछ और बात कहना चाहें, तो एक लाइन आप इसको बोल सकते हैं कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुख से और कुछ तो निकलता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, मुख से हम लोग या हम मुख से, हम मतलब कि मैं केवल नहीं, हम मतलब हम सब मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण हम कर सकते हैं, ठीक, वही क्या है, वही वर्ण है, वही अक्षर है। तो क्या लिख देंगे इसके लाइन में, एक लाइन और लिख लीजिए, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये है वर्ण के बारे में। हमारे समझ से वर्ण के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से इतना जान लिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे वर्ण क्या है। वर्णमाला में इतना जानिएगा कि सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं, क्योंकि वर्णमाला से ही हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब समझेंगे वर्ण के बारे में। तो ये जो वर्ण है ना, ये दो होते हैं, ठीक, ये वर्ण जो है वो दो तरीके से, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो जैसे हम लिख रहे हैं बोर्ड पे ना, उसी तरीके से आप लोग लिखते जाइएगा, उसमें कुछ इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। अब अभी हम आगे चर्चा करेंगे, इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर किस प्रत्याहार में आता है। हालांकि प्रत्याहार अभी हम लोग जब महाशय सूत्र पढ़ेंगे उसके बाद प्रत्याहार बनाएंगे, तब बिल्कुल वहां फिर से एक बार उसको हम मिला के बता देंगे, उसका नाम हालांकि हम यहाँ पे पढ़ाते चलेंगे। एक्चुअल में वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, और उसके बाद में उच्चारण स्थान, आप इसके बाद जो ही पढ़ने लगते हैं, तो ये सब एक दूसरे से देखेंगे ना, जैसे लगेगा कि जब तक ये पूरी बात ना खत्म हो जाए तब तक पूरा अंदर की प्यास मिटती नहीं है। जो आप लोग पढ़ रहे हैं सोचे कि हर चीज के बारे में ये चीज जान ले, ये चीज जान ले, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये तीन चार चीजें फिनिश होते होते आपको वर्णमाला अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। जो भी कोई भ्रांति होगी वो निश्चित तरीके से वो सारी भ्रांति हट जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो देखें क्यों आ रही है। ये लाइट कट रही है। तो यह हो जाता है आपका वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं दो चीजें विशेष तरीके से, जो हम लोग ध्यान देते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। और उसके बाद जो चीजें और भी बचेंगी, जैसे अयोगवाह वगैरह आता है, तो उसको हम लोग जब माहेश्वर सूत्र भी पढ़ेंगे और उन सबको जब क्लियर करेंगे तो निश्चित तरीके से वो कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। स्वर, अगर एक हल्के में अगर मैं आपको यहाँ बता दूं तो स्वर कितने होते हैं पता है, स्वर होते हैं 9। स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 9। और व्यंजन कितने होते हैं, 9 स्वर 37 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। आप छोटी छोटी लाइनें हैं ऐसे बनाए हैं, गाते चलिएगा तो आसानी हो जाएगा। तो स्वरों की संख्या जो है वो 9 बताई गई है। 9 स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। ठीक है,
और वो स्वर कौन कौन बनेंगे, अभी अब हम स्वरों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक कर करके हम अब एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, निश्चित तरीके से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और एक बात बता दूं, अभी मैं माहेश्वर सूत्र पढ़ाऊंगा, उसके पहले एक बार आप लोग सभी लोग अभी से थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसको थोड़ा सा यूज हम यहाँ पर करेंगे समझाने के लिए। हालांकि माहेश्वर सूत्र पहले बताते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पारणी जी जो किए थे, जब भगवान शिव जी की आराधना किए तो उन्होंने प्रसन्न होकर कर करके और नौ जो डमरू बजाए 14 बार, और उस डमरू जो बजा तो उससे जो है सूत्र निकल करके आए, और उसी माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाए गए, और उसी में आप देखेंगे तो वो सारे वर्णमाला को बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट कर करके रखा गया है, आप देखेंगे। या तो ये कहिए कि वास्तव में भगवान की कृपा ही थी, तभी मैं तो संस्कृत वाला हूं तो कहूंगा ही कि भगवान की कृपा ही थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बना बना के सेट करके रखा गया है। और वो आप लोग श्लोक याद रखिएगा, अभी मैं जब उसको मानसिक सूत्र में जरूर चर्चा करूंगा, क्या कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। 9 और 5 14 बार बजाए थे उद्धार कार्य के लिए, किसको, सनकादिक ऋषियों को उद्धार कार्य के लिए, तो उनके उद्धार के लिए भगवान ने बजाया, इनको सुनाई दिया, ये पूरा उसको माहेश्वर सूत्र बनाए, उसके बाद में फिर उसको सेट किए। उसमें से थोड़ी सी चीज जैसे मैं अभी बताऊंगा कि स्वर को अच कहते हैं, स्वरों को अच प्रत्याहार में रखा गया है, स्वर को शुरू के 4 सूत्रों में रखा गया है, तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर उसको डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं पूरे माहेश्वर सूत्र को एक बार बोलना चाहूंगा, और आप सभी लोग उसको सुन लीजिए ध्यान से एक बार, आवश्यकता पड़ने पर मैं लिख लिख करके बता दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियोस में आप लोगों को पूरी माहेश्वर सूत्र मिल पाएगी। तो ध्यान सुनना। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। अब बोलो आई उड़रिल कय ओंग अयौच हयवरट लणय मंगण नम झप झाभाया घट धाशा जब गढ़ दाशा खप छठ था चटतावा कपाय शश शरहल। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो आई उड़रिल कय ओंग अयौच हयवरट लणय मंगण नम झाभाया घट धासा जब गढ़ दासा खप छठ था चटतावा कापाया सस सरहाला। बोलो श्री राम जय जय राम। कुछ लोग कहेंगे सर जो आप श्री राम का श्री राम जय राम गा रहे हैं, क्लास है बहुत सारे। एक चीज बता दूं कि संस्कृत में बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो जो हिंदू धर्म के अनुसार में बहुत सारे पूजा पाठ और तमाम देवी देवताओं का वर्णन आता है, बहुत सारी कहानियां हैं जो इन्हीं से संबंधित हैं। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, जो लोग ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, अगर वो बुद्धिमान है वास्तव में तभी पढ़ रहे हैं, और जब वो पढ़ रहे हैं ज्ञानी हैं तो उनको ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगर उनको कुछ ऐसे बुरा लगे तो इसलिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इसी को आधार बना कर करके हम लोग इसी नैया से पार हो जाएंगे। इस संस्कृत के जो बहुत कुछ क्लिष्ट समस्याएं हैं, कुछ बहुत सारगर्भित समस्याएं हैं, उसको समझते हुए हम लोग धीरे धीरे पार हो चलेंगे। तो नव स्वर 33 व्यंजन इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। तो इसमें अगर हम बता दें स्वर को, तो स्वर को अच भी कहा गया है। अभी अब देखो ये जानकारी जो मैं बता रहा हूं इसको आप लोग क्लियर करोगे प्रत्याहार में। स्वरों को अच कहा गया है, ठीक, अच प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए स्वर क्या है, अच है। व्यंजन को हम हल प्रत्याहार में रखते हैं, इसलिए इनको हम हल भी कहते हैं। स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं, अच कहते हैं, और इसी को व्यंजन को हम लोग हल कहते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में अभी रख लो, बाद में हम इसको और क्लियर कर देंगे। और एक चीज और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वरों को माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों में रखा गया है, तो शुरू के जो 4 सूत्र हैं, ठीक, शुरू के जो 4 सूत्र हैं उसमें स्वरों को रखा गया है, और अंतिम के जो 10 सूत्र हैं, एक सेकेंड लाइट,
तो अंतिम के जो 10 सूत्र है ना, अंतिम के 10 सूत्र, इसमें क्या है, अंतिम के जो 10 सूत्र हैं इसी में व्यंजन रखे गए, इसी में हल रखा गया है। जो हल है इसी में रखा गया 10 सूत्रों में। कहाँ कहाँ से रखा गया, थोड़ा सा एक बार सुने रहेंगे तो आगे याद रहेगा। अ ई उ ल ऋ ल क ए ओ ङ ऐ औ च, ध्यान सुनिए, अ ई उ ल ऋ ल क ए ओ ङ ऐ औ च, 4 सूत्र हो गए। अ ई उ ल ऋ ल क ए ओ ङ ऐ औ च। फिर स्टार्ट होता है 5वें से, हयवर टलणय मंगल नम झाभाया गढ़ धासा, जब गढ़ दासा खप छठ था चट तावा कपाय सस सरहल। गाते गाते हम आपको याद न करवा दिए तो कहिएगा, जितने लोगों को याद नहीं होगा ना, पक्का आप हमारे साथ बस सुनते रहो, याद हो जाएगा। तो अंतिम के 10 सूत्रों में केवल व्यंजन रखे गए हैं, हल रखे गए हैं, और शुरू के 4 सूत्रों में केवल स्वर रखे गए हैं। अब हम लोग क्रमवार अध्ययन करेंगे स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर स्वर। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब पढ़ाई में देखो धीरे धीरे अब घुस रहे हो आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे स्वर की। नंबर 1, स्वर। इस स्वर के लिए एक एक लाइन की परिभाषा, एक लाइन आप लोग याद रखना, एक इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखना। क्या है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं राज करते हैं वही स्वर हैं, या जो स्वयं ही बोले जाएं, या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़ती हो, वे स्वर कहे जाते हैं। लेकिन जो संस्कृत में हम बताए हैं लाइनें होती हैं, उसको आप लोग याद रखना। कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्वयं राजन्ते इति डाट डाट डाट, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, ऐसे से लिख देंगे ना, या सभी इस तरीके से लिख देंगे। तो अब इस तरीके से लिख देंगे तो जो लोग इस लाइन को जानते होंगे वही करेक्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जितना बस ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे हो, थोड़ा थोड़ा लिख रहे हो, तो वो महत्वपूर्ण लाइनें वहीं लिखते चलो। तो क्या है, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं राज करते हैं वही क्या है, स्वर है, जो स्वयं राज करते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यही क्या है, ये क्या है, आपके स्वर कहे जाते हैं। स्वर कौन कौन से हैं मैं इसको लिखूंगा, और उसके बाद में मैं इसका अभी कैटेगराइज करूंगा कि हाँ एक किस तरीके से अलग अलग कौन कौन से स्वर हैं। मैं 9 स्वरों को लिख देता हूँ, ध्यान सुनना, यही 9 स्वर हैं। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इनकी कुल संख्या 9 है। अब आप लोग अगर बात करें, कहें सर जो है ए ओ ऐ औ को ए ऐ ओ औ कर लें, देखिए आप अपनी जो ज्ञान है हिंदी वाली उसको आप वहीं पर रखिए, वहां पे बिल्कुल अच्छे से काम देगा। हमारी वाली ज्ञान अगर जो संस्कृत वाली है इस तरीके से अगर यहाँ पे करेंगे, निश्चित तरीके से कहीं नहीं अटकेंगे, न संधि पढ़ने में अटकेंगे, न समास पढ़ने में अटकेंगे, कहीं भी न प्रत्याहार पढ़ने में अटकेंगे, कहीं भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर आप लोग इसके क्रम के साथ में छेड़छाड़ करोगे, निश्चित तरीके से परेशान रहो। जैसे मैं बताता हूं, जब ई को यड़ चित, यण में जो इक का यण हो जाता है तो इक में ई उ री आता है, और जब हम उसमें यड़ बताते हैं तो होता है य व र ल। हिंदी में क्या पढ़ते हैं आप लोग, य र ल व। हिंदी में और संस्कृत में सबसे बड़ी अंतर हम जो मतलब आप लोग बता दें, ध्यान रखना, कोई पूछे तो एक ऐसे ही जनरल में ध्यान देना, वास्तविक अंतर है, मतलब उसके क्रम में अंतर तो है। यहाँ पे क्रम का विशेष ध्यान है, ध्यान देना। क्रम अगर ध्यान से ध्यान दिए रहोगे, क्रम नहीं टूटेगा, तो संधि वगैरह पढ़ने में, सूत्रों को पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में क्या पढ़ते हैं आप लोग, यर ल पढ़ते हैं, हमारे संस्कृत क्या पढ़ते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल, और उसका एक क्रम है। अगर य व र ल पढ़ते हैं तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र और री का ल हो जाता है। बड़ा सिस्टमेटिक बनाया गया है। अगर आप लोग उसके क्रम को उलट फेर कर दोगे, पता चला ई का र पे जाने लगेगा, उ का कहीं और जाने लगेगा, री का कहीं और, तो सब हो जाएगा डिस्टर्ब। तो इतना मतलब उसमें छेड़छाड़ मत करो, जैसे हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरकीब है,
बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो आप लोग इसी में ढलने की कोशिश करें। झूठे ही हम नया नियम बनाए, इससे अच्छा है कि उसको हम अच्छे से समझ लें, ना समझ लें उसके बाद फिर फौरुक हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो फिर आप कुछ भी करो। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्वर पूरा है आपके, यही 9 स्वर बताए गए। कहेंगे गुरु जी आ कहाँ गए, दीर्घ ई कहाँ गया, दीर्घ ऊ कहाँ गया, दीर्घ री कहाँ गया, ये सब कहाँ चले? तो मैं बता दूं, अ अकेला नहीं है, अ के कुल 18 भेद आएंगे। ऐसे मूल रूप में आप 3 पढ़ते हैं, जैसे दीर्घ प्लुत ऐसे ह्रस्व दीर्घ ई, सॉरी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, प्लुत ई, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे उसके फिर उसमें अनुनासिक, अननुनासिक, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ओ 18 फिर 18 ई, फिर 18 ऊ, ये कैसे बनेंगे, 18 री कैसे बनेंगे, मैं इन सबको बता दूंगा कि इनके और प्रकार कैसे हैं। ये किसी क्लास में आगे हम जब ये पढ़ा लेते हैं तो आगे बताते हैं, ठीक है। और खास तौर पे उच्चारण स्थान के अंत तक बता देंगे, या फिर इसमें उच्चारण स्थान के अंत तक सही रहेगा, क्योंकि उसमें हम बोलेंगे कि कैसे उदात्त नीचे उदात्त कैसे होता है, अनुदात्त, उदात्त और स्वरित, स्वरित उदात्त, अनुदात्त, उदात्त स्वरित, जो ये चीजें तीन चीजें हैं, ये तो वास्तव में प्रयत्न में मिलेंगी, एग्जैक्टली वहां पे मिलेगा, बट उसके पहले मैं आपको बता दूंगा पूरा, और उसके सिंबल कैसे लिखे जाते हैं। तो स्वर हो गए। अब स्वरों के बारे में अगर हम बात करें, तो स्वर भी हमारे यहाँ दो तरीके के, यहाँ पे जो स्वर हैं ये, इसको हम दो तरीके से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान देना, यह तो एक बन गया है उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पे जो स्वर हैं उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, अब मूल स्वर, और नंबर 2 संयुक्त स्वर। अब ये चीज आप समझ लोगे तो देखो, वैसे अगर सामान्यतया पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के हैं, स्वर के कितने भेद हैं, तो स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। वो क्या है? वो क्या है? उच्चारण काल के हिसाब से। अभी उच्चारण काल में मैं एक श्लोक बताऊंगा, क्या क्या है। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और त्रिमात्रास्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एक मात्रा काल वाले को ह्रस्व कहेंगे, द्विमात्रा काल वाले को दीर्घ कहेंगे, 3 मात्रा काल वाले को प्लुत कहेंगे। हाँ, व्यंजन की आधी मात्रा होती है, तो वो उच्चारण काल के हिसाब से वहां पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत बताया गया। यहाँ पर अगर संरचना के हिसाब से पूछ लिया जाए, वैसे जल्दी पूछते नहीं संरचना के हिसाब से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति जब हो रही थी, या इसके जब बन रहा था यह, तो इसमें किस तरीके से ये आया, किस तरीके से ये बना। तो मूल रूप में जो है ना, मूल स्वर केवल 5 ही हैं, ध्यान देना, मूल स्वर 5 हैं और संयुक्त स्वर 4 हैं। मैं ये उसके जस्ट बगल में नंबर डाल रहा हूँ, आप हमारे कुछ दिन क्लास लेंगे तो समझ जाएंगे कि उसके बगल में जो हम नंबर लिख रहे हैं वो किससे संबंधित है, या जो पढ़ रहा है उसको पता हो जाएगा कि यह कितने हैं, यह लिखे हैं। कौन कौन से हैं ये भी जानकारी हो जाना चाहिए। तो ध्यान देना, ये जो 5 होते हैं, शुरू के यही, यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ण, शुरू से जो 5 यहाँ स्वर हैं, यही क्या है, मूल है। इनको माहेश्वर सूत्र में शुरू के 2 सूत्रों में रखा गया है। अ ई, देखो नंबर 1 सूत्र में है अ ई उड़ा, तो अ ई उ तक आ जाएंगे, फिर रिलरी का, तो रिल री आ जाएंगे। अंतिम वर्ण जो बोलते हैं अ यू ड़ा की, और जो लास्ट बोले हैं रिलरी का क की, इनकी हलंत्यम सिद्ध संज्ञा होकर के तस्य लोपा लोप हो जाता है, मतलब वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। जो वर्ण बचता है माहेश्वर सूत्र में क्लियर हो जाएगा, और वहां पे हम एक बार इसको लास्ट में बस आपका दृष्टि इधर जरूर डाल देंगे। तो मूल स्वर में ये शुरू के जो 5 वर्ण हैं, जो शुरू के जो 5 स्वर हैं, यही मूल स्वर। कौन कौन है? अ, ई, उ, री, ली। ये जो 5 है ना, यही है जो पांचों ये मूल है। ये ये स्वतः मतलब एकदम बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है, और इन्हीं सबसे मिल करके संयुक्त बने। ये संयुक्त स्वर कैसे बने हैं, कौन कौन बने हैं, ये अंतिम के जो 4 है ना, ये संयुक्त कहे जाते हैं। कौन कौन है, इसको इसी क्रम में लिखें। ए, ओ, ऐ, ओ। आप कहेंगे गुरुजी ये जो ए ओ ऐ औ बना है तो कैसे बना है? आप बोल रहे हैं संयुक्त बना है, तो किस तरीके से संयोग हुआ है?
तो चलिए हम लोग नीचे समझ लेते हैं कि इनका संयोग कैसे हुआ है, किस किस तरीके से इनका संयोग कार्य हुआ कि यह बेचारे ऐसे रूप में आ गए। तो सबसे पहली बात ध्यान देना कि जब हम अ में ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, और जब हम एक अ और जोड़ दें इस जो मिला है उसमें, तो यह अय हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम ओ की बात करें तो जब हम अ में ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अगर हम इसमें फिर जो बना है ओ उसको ला देंगे तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो यह दो दो से मिलकर के बने, दो दो से मिल कर करके बने, इसलिए इस तरीके से बनते चले आए। क्रम में अगर आप करना चाहें, पहले अ धन ई को ए कर लीजिए, फिर अ धन उ को ओ कर लीजिए, फिर अ में फिर से ए को जब आप मिला देंगे तो अय हो जाएगा। और ए मैं तो इसलिए ऐसा लिख दिया कि ए के बाद में आपको अय बनाना आसान हो जाएगा, एक अ और जोड़ देंगे इस तरीके से। तो यह आप संयुक्त हैं, इस तरीके से यह ए ओ अय औ बना है। ये चार जो बने हैं ये चारों इस तरीके से। हमारे समझ से आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो इसमें से मैं कठिन लिखा हूँ या फिर न समझ में आने वाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो स्वर था, तो आप लोग यहाँ पे याद रखें मूल स्वर 5 हैं, संयुक्त स्वर 4 हैं। शुरू के 2 सूत्रों में, माने जो माहेश्वर सूत्र होता है, माहेश्वर सूत्र अगर हम यहाँ पे केवल स्वरों के लिए अगर हम लिख देना चाहें तो यहाँ पे साइड में हम लिख देते हैं। ध्यान देना, माहेश्वर सूत्र यह है, 4 सूत्रों को हम लिख रहे हैं ना, अ ई उ ड़ री री क ए ओ ङ और अ औ च। ये वास्तव में लिखा ऐसे एक ही में रहता है, मैं अलग अलग दिया ताकि आप लोगों को स्पष्ट एक एक वर्ण का परिचय यहाँ से हम करवा सकें। ध्यान देना, जो अंतिम हलंत वर्ण है इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, मतलब कचड़ा घोषित हो जाएगा, तस्य लोप से इसकी लोप हो जाएगी। ठीक है, ये कट गए, ये भी क्या हो गया, कट गए, ये भी कट गए और ये भी कट गए। कौन कौन से वर्ण बचे हैं, अ ई उ री री, ये दो अगर मिला देते हैं, आई थिंक दिख रहा है कि नहीं पहले हमको, हाँ मिल दिख रहा है, तो इसमें दिखना चाहिए। तो अ ई उ री री, ये जो हैं इतने 5 वर्ण हैं, इनको हम लोग कह दिए मूल हैं। क्या है, मूल स्वर। और इसमें देखो ए ओ अ, ये जो 2 और 2 4 बचे हैं, यही क्या है, संयुक्त है। यही क्या है, संयुक्त है। ये है मूल और नीचे है संयुक्त। तो आप लोग इसी के लिए जो मैं 4 सूत्र बार बार बोल रहा था, यही 4 सूत्र है कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो आई उण रिल क ए ऊंग अयो च, आई उण रिल क ए ऊंग अयो च। सोचो इतने में ही मैं 4 सूत्रों को बोल दिया। फिर उसके बाद क्या है, हयवरट लणैय मंगण नमध भाया गढ़ धासा, जब गढ़ दासा कप छठ था चटता वा, कपाय सस सरहला, बोलो श्री राम जय जय राम। तो इस शुरू के 2 सूत्रों में मैं मूल स्वर और उसके बाद 2 सूत्रों में मैं संयुक्त स्वर, अर्थात शुरू के 4 सूत्रों में मैं केवल और केवल स्वरों को गिनाया। हमारे समझ से आप लोगों को समझने में इसको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे ठीक कि एक सूत्र है, उकालो अझस्वर दीर्घ प्लुतः। इस सूत्र से क्या हो जाता है, एक उसे सूत्र तो नहीं पूछा गया है, तो सूत्र के बारे में हम यहाँ पर न लिख करके सीधे जो लिखा गया है उस पर चलें कि उस सूत्र से क्या होता है कि जितने भी स्वर हैं वे सब किसमें हो जाते हैं, वो जो स्वर हैं वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हो जाते हैं। क्या है, उकालो अजस्रस्व दीर्घ प्लुतः। स्वर जो ह्रस्व जो अजस्व बोल रहे हैं ना स्वर, अज च का जो होता है वो संधि के बाद में अजब हो जाता है, तृतीय वर्ण में गया है। तो अज फिर ह्रस्व फिर दीर्घ प्लुत,
ठीक, उकालो। तो इस सूत्र से क्या हो जाता है आपका, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हो जाएगा। लिख ही देते हैं कि ताकि इस सूत्र से आप लोगों को क्लियर रहे ना, नहीं तो आप लोग खोजेंगे कौन सा सूत्र गुरुजी बोल रहे थे। उकालो, अज, अच जो था ना वही अज हो गया, अज, ह्रस्व, यहाँ पे ऐसा स्व, ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत, यह यहाँ देखो, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यह है। इसको पाणिनि जी जो लिखे हैं वो लिखे हैं अपने अष्टाध्यायी में, पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां यह सूत्र है। ठीक, इस सूत्र से ये जो स्वर हैं वो तीन तीन भेद बताए गए स्वरों को इस सूत्र के अनुसार। ये सूत्र ही है, सूत्र में ही पूरा, इसी सूत्र के अनुसार, इसी के फलस्वरूप वो वाली लाइन नीचे आती है। क्या आता है, एक मात्रो भवेत ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो, इस तरीके से। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वरों की, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वरों को क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत बताया गया इस सूत्र से। इसका अर्थ यहाँ पे लिख लें कि एक मात्रिक, इसी सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक, तथा त्रिमात्रिक स्वरों की कौन कौन संज्ञा होगी, क्रम से। ध्यान देना, क्रम से माने क्रमशः। कौन सी संज्ञा होगी, एक मात्रिक को ह्रस्व बोलते हैं, उसके बाद क्या होगी, द्विमात्रिक को दीर्घ बोलेंगे, और त्रिमात्रिक की प्लुत। ठीक, क्रम एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा। यहाँ पे और लगा ले तो ज्यादा सही रहे, बढ़िया से, या तथा लगा था ऊपर भी सही रहेगा। एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत संज्ञा होती है। ठीक, जो एक मात्रिक वर्ण होते हैं उनको हम ह्रस्व बोलेंगे, जो द्विमात्रिक होते हैं उनको दीर्घ बोलेंगे, जो त्रिमात्रिक होते हैं उनको हम प्लुत बोलेंगे। तो स्वरों के भेद में अगर हम देखें, यहाँ पर जो स्वरों का भेद हुआ है उसके फलस्वरूप एक बात निकल करके यहाँ से आती है। क्या निकल करके आता है, यहाँ पर लिखेंगे हम स्वरों के भेद। स्वरों के भेद, तो स्वरों के मुख्यतः कितने भेद हैं, कुल 3 भेद है। ध्यान देना, स्वरों के भेद कितने हैं, 3 है। नंबर 1 ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत। इसको हम कलर चेंज कर लें ताकि पढ़ने में आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आता जाए। वो कलर से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ ये है, ये है, ये नहीं है, ये। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, नंबर 1 ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर दीर्घ स्वर, फिर नीचे लिख देते हैं हम यहाँ प्लुत स्वर। अब इसको एक एक कर करके हम क्लियर कर लेंगे इसमें क्या क्या है। तो ह्रस्व स्वर में ध्यान देना, यहाँ पर कौन कौन से वर्ण यहाँ पे रखे गए हैं ह्रस्व स्वर में। तो एक बना है, एक है तो आपका पहला अ, फिर ई, उ, री, लरी। ये जो 5 वर्ण हैं, ये जो 5 वर्ण है ना, ये ह्रस्व है, और इन्हीं से कुछ बने दीर्घ। तो कौन कौन दीर्घ है इसको भी लिख लेते हैं, ध्यान समझना आप। अब यहां समझ में, ये क्वेश्चन इससे आएगा, पक्का आएगा। अ का दीर्घ आ, इसका दीर्घ ई, इस वाले का दीर्घ उ, री का दीर्घ, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 बार होता है। ठीक, दीर्घ री, लरी का दीर्घ नहीं होता है। अब इसको आप लोग अलग से इसको समझ लेना कि लरी का दीर्घ नहीं होता है, इसको भी हम छोड़ के ऊपर लिख देंगे। लरी का केवल और केवल ह्रस्व होता है। यही क्वेश्चन आता है किसका दीर्घ नहीं होता है, तो लरी का दीर्घ नहीं होता है, ध्यान देना।
इसके बाद 4 वर्ण अलग से रखे गए थे जो संयुक्त वाले थे, वो केवल और केवल दीर्घ में होते हैं, उनका ह्रस्व नहीं होता। कौन कौन है वो? ए, ओ, ऐ, औ। ये जो 4 वर्ण लास्ट में रखे गए हैं, ये केवल दीर्घ में आते हैं, ये ह्रस्व नहीं होते हैं। ये ध्यान देना, ये चारों अभी हम इसको अलग नीचे कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं अलग कलर से, और उसको बता देते हैं कि वो किसमें है। और प्लुत में क्या है? प्लुत, प्लुत आप बनाओ ना, आराम से बनाओ, 3 मात्रा काल समय लगता है इसमें, प्लुत हो जाता है। इसका सिंबल ऐसे 3 से लिख करके दिखाते हैं, जैसे ओम, जैसे ओम, 3 मात्रा काल का समय लगता है इसमें, है कि नहीं? और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें वर्ण के बारे में बात करें थोड़ा, यहाँ पर इसको तो सीधे लिख दिए ऐसे, यहाँ पर अ में भी लगा सकते हैं, ठीक है, ई में भी लगा सकते हैं, उ में भी लगा सकते हैं, किसी के साथ भी इसमें से यूज कर सकते हैं। जैसे अ, फिर इस तरीके से ये 3 लिखा होगा उसके साथ, ई, इस तरीके से लिखा होगा, उ, इसी तरीके से आप मतलब बना लेना, ए ना, ओ के आगे लिख देंगे, ओ थोड़ा देर तक बोलेंगे, ओ इस तरीके से, ए इस तरीके से। तो अ का भी बन जाएगा, ई का भी, उ का भी, किसका किसका बनेगा जब हम स्वरों उसके बारे में बताने लगेंगे तो एक एग्जैक्टली बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन बन करके निकल के आते हैं वो यही ऊपर वाले दोनों में से, दिमाग में बार बार वो चल रहा है, पहले हम इसको बता दें, अदरवाइज इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। ये जो वर्ण है, यह वर्ण, इसका केवल दीर्घ नहीं होता। मैं क्या लिखा? ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता। इसको अभी नीचे हम एक लाइन क्लियर में करके लिख देते हैं फिर से। और जो यहाँ पर यह वर्ण है 4, इसके इसके ह्रस्व नहीं, ठीक, इन सबके क्या होते हैं, ये चारों के यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके ह्रस्व नहीं होते। वैसे हम क्लियर साफ साफ लिख ही दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ली का दीर्घ नहीं होता, ए ओ ऐ औ का ह्रस्व। इसके संदर्भ में कि आप कैसे ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत के संदर्भ में जो अभी मैं श्लोक बोला था, आप लोग सोचेंगे कि गुरुजी श्लोक नहीं हम लोगों को लिखवाए, तो श्लोक चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कि श्लोक कौन सी है, किस श्लोक के अंतर्गत में हम लोग ह्रस्व दीर्घ और प्लुत को इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग किस तरीके से उसको पढ़ते हैं, तो इसके लिए है एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अच्छा, जो यहाँ पे ओम अभी हम बता रहे थे, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर हम लिख दें ओम, यह जो प्लुत होता है ना, यह त्रैमात्रिक स्वर है। यहाँ ओ इस समय जो है, ओ इस समय जो ओम है, यह यहाँ पर त्रिमात्रिक स्वर से बना है, त्रिमात्रिक है, जिसका प्रयोग प्रायः केवल वेदों में मिलता है, नॉर्मल नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर जो ओ है वह क्या है, प्लुत है। ध्यान देना, यहाँ पर जो है ओ, यह क्या है, यहाँ पर यह प्लुत है। इसका प्रयोग प्रायः वेदों में ही मिलता है। चल, अब यहाँ पे वो श्लोक लिख लो ताकि आप लोगों का यहाँ से एक काम फिनिश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं व्यंजन की। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो श्लोक है, आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में बनिए, संस्कृत जैसा कुछ करिए। एक मात्रो भवेत हर्षो, एकमात्रो भवे, एक एक हिंदी लिखो इसको, एकमात्रो भवेत हर्षो, भवेत हर्षो दीर्घ यहाँ पे काम वगैरह नहीं लगता है, यह चीज आप ध्यान देना। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते,
दीर्घ मात्रो दीर्घ सॉरी द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो। त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। चार्ध व्यंजनम चार्ध, वैसे द के साथ में लिखा रहे तो ज्यादा सही है। ठीक है, आप लोग ध्यान सुनने, क्या है मेरे पीछे तो नहीं जा रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा। एकमात्रो भवेत हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। याद करिए, इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। याद नहीं करोगे तो नारायण हो जाओगे, फिर छूट जाएगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एकमात्रो भवेत हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अर्थात हर्षव की एक मात्रा होती है, ध्यान देना, एक मात्रा काल में जो अगर बोले जाते हैं जो वर्ण, वे कौन से हैं, वे हर्षव हैं। एक मात्रा काल में, ध्यान सुनना, एक मात्रो भवेत हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। जिन वर्णों का उच्चारण काल द्विमात्रा काल का समय लगता है, जिनके उच्चारण में द्विमात्रा काल का समय लगता है, वे दीर्घ होते हैं। और जिनके उच्चारण में तीन मात्रा काल का समय लगता है, उसको आप प्लुत जानो। और व्यंजन की आधी मात्रा होती है, इस बात को ध्यान देना, व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा होती है। तो एक मात्रो भवेत हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते और त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अच्छा, मात्रा काल से कहते हैं, एक मात्रा काल का समय जोड़ता है, मात्रा काल इसको कहता है। तो पलक झपकने भर का जो ऐसे आप एक ऐसे करते हो, ऐसे, अब हम आराम से करके बंद करके खोले वो बात नहीं, बस केवल जैसे आप देखते देखते ऐसे कर लेते हो, ठीक है, जो झपकता है पलक, ये वाली पलक, इसको झपकने भर में जितना समय लगता है वही क्या होता है, एक मात्रा काल। वही क्या होता है, एक मात्रा काल होता है। तो इसको आप सभी लोग याद रखें, इसी से आपका काम बन जाएगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर स्वर को समझ पाए। तो स्वर के लिए जो एक समरी वाला आप कह सकते हैं, एक छोटे में अगर हम बताएं तो समरी, अगर एक टाइप से अगर कोई देखना चाहे तो फाइनल में पूरा क्या क्या मैंने देखा। स्वयं राजन्ते तिसरा, जो स्वयं राज करते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे क्या कहे जाते हैं, स्वर कहे जाते हैं। इनकी संख्या 9 है। इनको हम लोग अच प्रत्याहार में रखे हैं। और यह जो अच प्रत्याहार में है, पूरे पूरे स्वर हैं, यह अच प्रत्याहार शुरू के कुल 4 सूत्रों को मिला करके बनाया गया है। अर्थात माहेश्वर सूत्र का कुल 4 सूत्र लगा है तो अच बना है। कौन कौन लगा है, अ इ उड़, फिर रिल का, फिर ए ओंग, फिर आई औच, ये 4 सूत्रों से बने हैं। यह स्वर अगर हम इस तरीके से देखें, उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके तरीके से यह 2 प्रकार के मिल जाते हैं स्वर, यह 2 तरीके से मिल जाते हैं। नंबर 1 जो मिलता है वह मूल स्वर मिलता है, और दूसरा मिल जाता है आपका संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या 5 है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, कुल 4 है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ इ उ रिल री, और यहाँ पे आते हैं ए ओ ऐ औ। तो यह आपका हो जाता है मूल स्वर, संयुक्त स्वर। अगर इसके हम भेद के ऊपर अलग से बात करते हैं मात्रा काल के हिसाब से, तो इसमें क्या हो जाता है, एक आता है आपका ह्रस्व, दूसरा आता है आपका दीर्घ, तीसरा आता है आपका प्लुत। ह्रस्व क्या होते हैं, जिनके उच्चारण काल में एक मात्रा काल का समय लगता है वह ह्रस्व, जिसके उच्चारण में द्विमात्रा काल समय लगता है वह दीर्घ, और जिनके उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है वह क्या होते हैं, प्लुत होते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। इनकी संख्या आप लोग ऐसे ना करके रटें, अगर करना भी चाहें जो मैं ऊपर लिखा हूं वो आप कर सकते हैं, और ई उ री री, फिर दीर्घ वाले में आ ई उ री, फिर री नहीं होता है, ए ओ ऐ औ, ऐसे कर सकते हैं। और प्लुत, तो इसके संदर्भ में आपको एक मैं श्लोक बता दिया। वे कौन कौन हो गए आपके, वह श्लोक कौन कौन हो गए, कौन से हो गए कि एक मात्रो भवेत हर्षो
द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। यहाँ पर ध्यान देना, ह्रस्व में व्यंजन की आधी मात्रा होती है। कभी क्वेश्चन पूछा सकता है व्यंजन कितनी मात्रा, आप कहोगे व्यंजन की आधी मात्रा। ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की इसकी एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा, प्लुत की तीन मात्रा। ठीक, और ध्यान देना ह्रस्व में जो लरी है ना, यह सदैव ह्रस्व रहता है, इसका दीर्घ नहीं बनता। और इसमें ए ओ ऐ औ जो चार आते हैं, ए ओ ऐ औ, ये जो चार मिलते हैं, इन चारों की जो है, इन चारों का ह्रस्व नहीं बनता। ये बात अगर आप याद रखे हैं तो आपका संपूर्ण यह कार्य हो जाएगा स्वर से संबंधित। बस इतने से ही अगर आप रिवाइज करना चाहें बार 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 तो यही कर सकते, इतने से आपका कार्य हो जाए। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे, जो हम आगे बात करेंगे वो बात करेंगे व्यंजन पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।